दोस्तों स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से शुरू करेंगे क्रिटिकल ज्योग्राफी के 4 पिलर्स, जिसमें पहला है रेडिकलिज्म, दूसरा है बिहेवियरलिज्म, तीसरा है ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, चौथा है वेलफेयर अप्रोचेज या फिर वेलफेयरिज्म या फिर वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। क्या है बेसिकली क्रिटिकल रिवॉल्यूशन? जब हम पॉजिटिविज्म पढ़ रहे थे, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, बेसिकली स्पेस साइंस जो हमारा रीज़न था, सपोज ये रीज़न है, इसको हम स्पेस नोड एंड नेटवर्क में स्टडी कर रहे थे, मॉडल बिल्डिंग कर रहे थे, थ्योरीज बना रहे थे। एक प्रॉब्लम तब आ रही थी, अगर आप इनके जो क्रिटिसिज्म है, सपोज अगर मैं लोकेशनल एनालिसिस का क्रिटिसिज्म देखूं तो यहाँ आपको क्या दिखेगा कि रैशनैलिटी पर बेस्ड है ये, राइट। नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को इग्नोर करता है। कुछ बड़ी एजम्पशंस हैं पॉजिटिविज्म में जिनको लेकर हम चलते हैं, लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, फेयरनेस और एथिक्स को लेकर नहीं चलता है, राइट। फिर इसमें आपको डेटा की बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। और एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, देयर इज़ लिमिटेड ह्यूमन एजेंसी, कि ये जो पॉजिटिविस्ट मॉडल्स हैं सारे, वो आपको दे ट्रीट यू डॉट्स ऑन मैप, डेटा ऑन ग्राफ और नंबर इन इक्वेशन। इस लाइन की आप वैल्यू समझो, आपको समझ आएगा क्या रीज़न था रेडिकलिज्म या फिर क्रिटिकल ज्योग्राफी के इमर्ज होने का। बेसिकली ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी थी, उसमें सोशल जस्टिस आपको ऐड करना था, इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हमें लेके आनी थी। कुछ मेजर थीम्स अगर हम देखें रेडिकलिज्म की, तो इंपीरियलिज्म को स्टडी करता है। इंपीरियलिज्म में ब्रुनस एंड लेनिन के बाद जो जेम्स ब्लॉट का मॉडल है, ये आपको अलग से पढ़ना चाहिए। इन्होंने यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोपियन कल्चर दिया सबसे पहले, फिर उन्होंने कहा वो गलत मॉडल है, मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ये एग्जिस्ट करता है। और यूरोप के लिए उन्होंने एक थ्योरी ऑफ ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप दी। इसके बाद वुमेन एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए एलिसन हेफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी, जहां उन्होंने बताया ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वुमेन इंपॉर्टेंट थी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वुमेन कहीं खो जाती है, सेंट्रल से पेरिफेरी पे चली जाती हैं। एंड पिवट ऑफ सोशल रिलेशन, मतलब जो सेंटर में होती हैं वुमेन, वो कहीं खो जाती हैं। एनार्किक लर्निंग, बेसिकली एनार्किज्म क्या कहता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसको हटा दो और कुछ लोग, वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो शासन करेंगे। तो ये एनार्किक लर्निंग है, जो मार्क्सिस्ट लोग या फिर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आपने देखी होगी, वो प्रिवेल करती है। फिर रेस को लेकर, रेस के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया, राइट टू द सिटी मूवमेंट, राइट। तो जो रेशियल सेग्रीगेशन था या स्पेशल सेग्रीगेशन फॉर रेसेस था, उसको क्रिटिसाइज़ किया। देन थ्योरी ऑफ ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप हम वापस पढ़ेंगे, राइट। ये इन सब पर्सपेक्टिव्स में, इन सब एस्पेक्ट्स में ये पूरा रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी डेवलप हुआ। आपको अगर इसका इंट्रोडक्शन देना हो, इनमें से 2-3 लाइन आप लिख सकते हो। इट इमर्ज्ड इन 60s एंड 70s एज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्स। क्रिटिकल वर्ड ज़रूर यूज़ करना। क्रिटिकल रिस्पॉन्स इन ज्योग्राफी का मतलब 4 थीम होती हैं, रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड वेलफेयरिज्म, राइट। इसमें मार्क्सिज्म भी आता है, इसमें आइडियलिज्म भी आता है। जो क्रिटिकल ज्योग्राफी अगर आपको शॉर्ट नोट पूछ ले तो बेसिकली आप ये कहोगे मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट हिस्टोरिकल, जो भी इस तरह की ज्योग्राफी है ना, जो भी इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं जब हम पढ़ते हैं, उसको हम क्रिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। सोशल जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की बात करता है, मार्क्स के आइडियाज़ को लेकर हम चलते हैं। तो एक बार हम पहले क्वेश्चंस देख लें, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है रेडिकल अप्रोच में। सबसे पहले क्रिटिकल ज्योग्राफी पे ही क्वेश्चन पूछा है कि ज्योग्राफी इज कंटेस्टेड इज अ कॉन्टेस्टेड एंड मल्टी पैराडाइनमिक, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारे पैराडिग्म हैं, विद अ स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिसिटी दैट हैज़ ओनली रिसेंटली बीन चैलेंज्ड। तो ये जो कंटेंट है मैं आपको पहले बना के दे चुका हूँ, जिन्होंने उस साल एग्ज़ाम लिखा था। तो ये वही यूरोसेंट्रिक व्यू है जहाँ आपको रेडिकलिज्म की बात करनी है, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं चलेगी, जेम्स ब्लॉट की थ्योरी से और भी पॉइंट्स हैं जो आप बताओगे। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी ऑन ज्योग्राफिकल रिसर्च बताना है, एंड की थीम्स आपको बतानी है जो मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स लेकर आए हैं 1970s से। तो वो जो की थीम्स हैं, बेसिकली आप इन 4 टॉपिक, जो रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड वेलफेयरिज्म, उसके अलावा ये की थीम्स कुछ यहाँ दी हुई हैं और 5 की थीम्स हमने यहाँ देखी। ये की थीम्स हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। रेडिकल ज्योग्राफी से डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा, शॉर्ट नोट बताना है। शॉर्ट नोट में आप इंट्रो बताओगे, बैकग्राउंड बताओगे, एजम्पशन बताओगे, थ्योरी बताओगे, उसकी एप्लीकेशन बताओगे, मेरिट बताओगे, क्रिटिसिज्म बताओगे, एप्लीकेबिलिटी, सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में आप सब कुछ बताते हो। थीम्स बताओगे।
फिर आपको रेडिकल और वेलफेयर अप्रोच में डिफरेंसेस बताने, अगर आपको पता है तो आप टेबल बनाओ और सीधे सीधे आप इनमें डिफरेंसेस बता दो। देन डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स इन डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल जोग्राफी, जो वो थीम्स हैं सारी वही पढ़ेंगे। देन रेडिकलिज्म एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट क्यों कहा जाता है ज्योग्राफी में, एक्सप्लेन इसके कॉजेज, अप्रोचेज एंड क्रिटिसिज्म, ये 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो मेजर कॉज क्यों कहा जाता है, राइट। अगर आप क्रिटिकल ज्योग्राफी की बेसिस में जाओ तो जो क्रिटिकल ज्योग्राफी शुरू हुई थी ना, उसके रूट्स रेडिकल ज्योग्राफी में है। तो जो शिफ्ट आना शुरू हुआ था वो हुआ था रेडिकलिज्म से। सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म हुआ था पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस का वो रेडिकलिज्म में दिखा, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखी, तब बिहेवियरलिज्म और ह्यूमनिज्म दूसरी अप्रोचेस आई। इस वजह से जो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों मेजर पैराडाइम शिफ्ट है ज्योग्राफी में, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ये लेक्चर अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो यहाँ पर ऑप्शनल्स में जाके ज्योग्राफी ऑप्शनल पे जाके ये कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर में आगे की चीज़ें। जो की थ्योरीज़ हैं, की एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल ज्योग्राफी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी में मेनली दो चीज़ें थी जिसके अगेंस्ट जाता है ये। पहला पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट जाता है, दूसरा ज्योग्राफी एक न्यूट्रल साइंस कही जाती थी। तो पॉजिटिविस्ट प्लस क्वांटिटेटिव मेथड जो है, तो रेडिकल ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पॉजिटिविस्ट और क्वांटिटेटिव मेथड के डोमिनेंस को। हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर आपका गोल्डन काफ था, हार्वे ने ये कहा था, तो वो चीज़ें क्रिटिसाइज़ की गई। क्यों? क्योंकि ये जो अप्रोचेज़ हैं पॉजिटिविज्म पे बेस्ड, वो सोशल जस्टिस और जो ह्यूमन के जो नेचर में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको इग्नोर करता है। दूसरी न्यूट्रलिटी, ज्योग्राफी को एक न्यूट्रल साइंस मानते थे, राइट। अब ये मानते हैं कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी में डोमिनेंट ग्रुप के इंटरेस्ट भी आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि ज्योग्राफी इज़ नॉट न्यूट्रल, ये साइंस नहीं है सिर्फ, ये ह्यूमैनिटीज़ भी है। फिर सोशल जस्टिस पे फोकस है, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनल ग्रुप के पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, राइट। सोशल इनइक्वालिटी में ये देखा जाता है कि इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन में बेसिकली कि आपका स्पेस, जो रीजन में जब हम बात करते हैं स्पेस एंड प्लेस, ये स्पेस कैसे किसी एरिया को इनइक्वल बनाने में परपेचुएट करते हैं, मतलब लगातार हुआ जाए। जैसे ये बुंदेलखंड एरिया है, अगर आप यूपी का मैप बनाओ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बुंदेलखंड एरिया है यहाँ कहीं, यूपी एंड एमपी बॉर्डर, ठीक। ये एरिया आप देख रहे हो गरीब है, ये एरिया अमीर है, दिल्ली इधर है, बुंदेलखंड के सारे लोग यहाँ माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे स्टडीज़ करते हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि बुंदेलखंड गरीब पे गरीब होता जा रहा है और ये वेस्टर्न यूपी या फिर दिल्ली या दिल्ली एनसीआर आपका अमीर होता जा रहा है बुंदेलखंड की कॉस्ट पर ही, राइट। सेम वे में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की स्टडी करते हैं कि ज्योग्राफी कैसे कुछ ग्रुप्स को ऑप्रेस कर देती है। फिर मार्क्सिज्म की बात करेंगे। मार्क्सिज्म तो देखो दो चीज़ों पे बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल, राइट। मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म का जो इम्पैक्ट है उसमें क्लास स्ट्रगल आती है। क्लास स्ट्रगल मतलब अमीर, रिच वर्सेस पुअर, उनके क्लास स्ट्रगल के ऊपर बात करते हैं। जो रेडिकल ज्योग्राफर्स हैं वो अपनी बेसिस जो थ्योरी है मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी, मार्क्सिस्ट थ्योरी से लेके आते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ही बताती है कि कैसे कैपिटलिज्म यानी कि मनी ने दुनिया को डिफाइन किया। स्पेशली जब अर्बन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, स्पेशल सेग्रीगेशन ऑफ रेसेस एंड सिटी का जो मूवमेंट है वो हम मार्क्सिज्म में पढ़ते हैं कि जेंट्रिफिकेशन क्या है। जेंट्रिफिकेशन जैसे क्लोज सोसाइटी होते हैं, जेंट्रिफिकेशन जहाँ जेंटल लोग रहते हैं, राइट। एक घेटोआइजेशन होता है, उसे कहते हैं जहाँ अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं। तो जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, राइट। हाउसिंग इनइक्वालिटी कैसे आई, अर्बन पॉवर्टी कैसे आ रही है, तो ये सारा इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म है। चेंजेस के लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा रेडिकलिज्म क्यों आया, क्या करते हैं लोग। चेंजेस के लिए कहते हैं कि हम एक्टिविज्म के थ्रू या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू हम पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहेंगे। देन पैडागोजी होता है पढ़ाई लिखाई का तरीका। तो ये कहते हैं कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई का तरीका है वो आप इस तरह से डिज़ाइन करो कि क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करे। ऐसा नहीं बात रटने के लिए कर लिया, आपको सोशल इश्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज्योग्राफी में आप सिर्फ मैप्स पढ़ लोगे या फिर मॉडल्स थ्योरीज बना लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको उसके सोशल इश्यूज़ जो हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जब तक उन पे वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।
देन बाकी जो क्रिटिकल थ्योरीज़ हैं उनसे भी इंटरसेक्शन इसका दिखता है, जैसे फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, जो भी ये थ्योरीज़ हैं ना, इन सब के साथ रेडिकलिज्म आपका जाता है। फिर स्पेशल जस्टिस, जैसे राइट टू द सिटी की मैंने बात की आपको, स्पेशल अरेंजमेंट इक्विटेबल होना चाहिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंपीरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल जस्टिस, सब चीज़ों पर बात करता है। बेसिकली जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है वो रेडिकलिज्म से काफ़ी ज़्यादा अलाइन करती है। देन एक चीज़ ये और कहते हैं, ये लोग थ्योरी नहीं बना पाए, जब आप इनका क्रिटिसिज्म पढ़ोगे ना तो थ्योरी नहीं बना पाए। ये कहते हैं कि आप मॉडल जो हैं या मेथड्स हैं वो क्वालिटेटिव तो यूज़ कर लो, लेकिन क्वांटिटेटिव यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट मेनली आपको क्वालिटेटिव मेथड्स ही यूज़ करने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करके क्वांटिफिकेशन किया नहीं जा सकता, और जब इनको मॉडल बनाने पड़े तो गए ये फिर वापस से पॉजिटिविज्म पे ही, चाहे बिहेवियरलिज्म में मेंटल मैप का मॉडल हो, चाहे रेडिकलिज्म ने कुछ ये थ्योरीज वगैरह दी हो, अल्टीमेटली लेकर तो थ्योरीज आए हैं, राइट। तो ये है रेडिकलिज्म के बारे में सारी चीज़। कुछ सेंट्रल आइडिया जिसके इर्द गिर्द 3-4 पॉइंट अब बिल्कुल ऐसे डिट्टो रट लो। इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ भी कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कि किसी पर्सन के पास पैसा है, किसी पर्सन के पास लेबर है, वहाँ पे क्लास स्ट्रगल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्लास डिवाइड आपको देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटी आएगी। दूसरी लाइन जो आपको रटनी है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन। ये क्यों कहा? क्योंकि कैपिटलिज्म है ना, टैक्स के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो ये रेडिकल्स कहते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इनसे नहीं होगा सॉल्व, आपको सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं बेसिकली रिचार्ड पीट ने कहा, ऑल्टरनेटिव, इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, रिमूवल ऑफ सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्लेसमेंट बाय एनार्किक कम्युनिटी कंट्रोल। ये 4 चीज़ें चाहिए, मतलब कि जो डिज़ाइन हो आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, चीज़ें अल्टरनेटिव अप्रोच आपको लेके आनी, जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली, जो आप समझो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कोई नीड नहीं है, गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं है, और चाहिए क्या, सब राजा है, एनार्किस्ट कम्युनिटी चाहिए, एनार्किज्म आप समझो, राइट, कि तुम भी पीएम, मैं भी पीएम, पड़ोसी भी पीएम, सारे इस कंट्री में पीएम, राइट। तो पीट ये कहते हैं जोग्राफर शुड वर्क टुवर्ड्स देयर क्रिएशन। तो आपको पता है कि ये आइडिया विद टाइम तो फेल हो गया, ऐसा तो चल नहीं रहा है, एनार्किस्ट कम्युनिटीज़ नहीं चल रही हैं, लोगों अपने हाथ में सत्ता ले ले, ये चीज़ नहीं है। तो रेडिकल ज्योग्राफी अल्टीमेटली सोशल रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी लेकर आती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, 3 इवेंट हुए थे स्पेशली यूएसए में, तब लोगों के कान खुले, हालांकि प्रॉब्लम्स तो बहुत टाइम से थी। पहला जब वियतनाम वॉर में यूएसए हार रहा था, दूसरा ब्लैक्स के जो सिविल राइट्स हैं उनके लिए, तीसरा अर्बन गेटो एंड रूरल एरिया, जो अभी मैंने जेंट्रिफिकेशन की बात की उसका अपोजिट है गेटो। जेंट्रिफिकेशन अगर आपको समझना है, सिटीज़ में कुछ बड़ी बड़ी टावर्ड सोसाइटीज़ होती हैं, राइट, बहुत सारे 30 मंजिला 40 मंजिला, यहाँ इनके चारों तरफ ये गेट है, एंट्री है। यहाँ पर कई बार आजकल ऐप के थ्रू होने लगा है, अदरवाइज़ इन जनरल भी यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्यों? यहाँ पर अपर क्लास के लोग रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेंट्रिफिकेशन या जेंट्रीफाइड एरिया, जहाँ पे जेंटल लोग हैं, राइट। दूसरा जो बचा गेटो, स्लम से रिलेटेड एरिया है। इन्होंने, इन सब इवेंट्स ने बताया कि ज्योग्राफी कितनी इररिलेवेंट है। तो एक रेडिकल जर्नल ऑफ ज्योग्राफी छपने लगा था, एंटीपोड, ये आप नाम याद कर लेना, जब भी आप रेडिकलिज्म की बात करो ज्योग्राफी में, इसकी आप ज़रूर बात करो। क्लार्क यूनिवर्सिटी पे ये प्रिंट होता था एंड वो इन सब इश्यूज़ की बात करते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको साइलेंट फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला एम क्या है कि जो आपको ज्योग्राफी का स्कोप है, डिसिप्लिन है, वो आपको चेंज करना है। मेजर इश्यूज ऑफ सोशल रेलेवेंस बहुत पढ़ लिया आपने, लैंडफॉर्म इवोल्यूशन थ्योरी बहुत पढ़ लिया, सब कुछ, कास्ट टोपोग्राफी, स्लोप इवोल्यूशन, सब ठीक है। उससे सिविल राइट्स कैसे अफेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से कोई ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। वॉर आप रुकवा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आई, रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्राइम, डेप्रीवेशन, मेल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिली। रीजनल इनइक्वालिटी हटानी थी। पॉजिटिविज्म की जो वीकनेसेस थी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, जो चीज़ ऊपर बताइए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वापस से एक बार आप पढ़ जाना, राइट। बस सेलेंट फीचर ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्टली हेडिंग पूछ ले तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मेजर थीम्स पे आते हैं ज्योग्राफी में। पहली थीम क्या है ज्योग्राफी में, रेडिकलिज्म में, इंपीरियलिज्म। ज्योग्राफी इंपीरियलिज्म को कैसे स्टडी करती है, कैसे अफेक्ट करती है। देखो, इंपीरियलिज्म मतलब कॉलोनी, और इंपीरियलिज्म आपने पढ़ा होगा, एक कंट्री ए दूसरी कंट्री बी पर शासन करने लगती है, इसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं, राइट।
इसके कई फॉर्म्स हैं। एक पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म है, जैसे अंग्रेज हमारे आ गए थे। दूसरा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है, जैसे आजकल चाइना कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, पैसा दो, लोन डेप्ट डिप्लोमेसी में ले आओ, डेप्ट ट्रैप में लोग फंस जाएंगे, या फिर अपना सामान बेचो सब जगह जाके, इतना सस्ता बेचो कि दूसरों की इकोनॉमी ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी या रॉबर इकोनॉमी, आप इकोनॉमी पर रॉबरी कर रहे हो। तो जीन ब्रुनहेस ने यह कॉन्सेप्ट दिया रॉबर इकोनॉमी। कभी इस पर क्वेश्चन आ जाए या डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाए तो ये मान के चलना रेडिकलिज्म का क्वेश्चन है, राइट। तो इसकी वजह से जीन ब्रुनहेस कहते हैं इसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉवर्टी है वो इंपीरियलिज्म ही मेन रीज़न है। लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ये कहते हैं कि इंपीरियलिज्म की वजह से आपने एक जगह पे कंट्रोल कर लिया, उसकी वजह से आपके पास रिसोर्सेज आ गए, उसकी वजह से आपके पास पैसा आ गया। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया इंडिया में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या करती थी, इंडिया से पैसा ले जाती थी, रॉ मटेरियल ले जाती थी, सब कुछ ले गए, चीप लेबर भी ले गए, और वापस रिटर्न में उन्होंने क्या किया कि महंगे कपड़े बेच दिए इंडिया में, राइट। तो जो इंपीरियलिज्म है वो दो चीज़ों को चला के रखता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंपीरियलिज्म की वजह से ही हुआ था। दूसरा जो कैपिटलिज्म कंटिन्यू था उसके अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर आप हिस्ट्री देखो तो लेफ्ट वर्सेस राइट, ये दो ग्रुप में आपको डिवाइडेड दिखेगा, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल मोनोपोलीज हैं वो इकोनॉमिकली लोगों को डिवाइड करती हैं, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर होते हैं। इसके बाद जेम्स ब्लॉट ने दो थ्योरीज दी। इन्होंने कहा देखो एक जो यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोप है वो अब तक चलता आया है, लेकिन वो कोई मॉडल होना नहीं चाहिए। मॉडल है मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल ऑफ थर्ड वर्ल्ड, राइट। तो इंपीरियलिज्म जब आप स्टडी करो तो आप ये मान के चलो कि यूरोपियन कॉन्सेप्ट इज फ्लॉड मॉडल। जेम्स ब्लॉट ये कहते हैं कि जो यूनिसेंट्रिक मॉडल है, यूनिसेंट्रिक मोड ऑफ वर्ल्ड एक किस तरह का मॉडल है, वो ये कहते हैं जो यूरोपियन मॉडल है, वेस्ट है, उनके पास एक यूनिक हिस्टोरिकल एडवांटेज है कई फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो रेस हो, एथनिसिटी हो, कल्चर हो, किसी भी वजह से, जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं सुपीरियोरिटी ऑफ द वाइट्स। तो जेम्स ब्लॉट ने ये कहा कि क्योंकि उनके पास यूनिक हिस्टोरिकल एडवांटेज है एंड जो बाकी नॉन यूरोपियन हैं वो प्रिमिटिव हैं, ट्राइबल्स हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। यूरोपियन इंटेलिजेंट है, राइट। इस वजह से यूरोप हिस्ट्री बनाता है, बाकी का वर्ल्ड उसे फॉलो करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रेडिशनल। इस वजह से जो यूरोप का एक्सपेंशन है वो सेल्फ जनरेटेड है। तो ये मॉडल है यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोप या यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ वर्ल्ड। ये भी कहते हैं कि नॉन यूरोपियन कितनी प्रोग्रेस करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू यूरोपियन इम्पैक्ट ऑन देम। जैसे अभी आप कहो ऑस्ट्रेलिया पर यूरोप का ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो मोर इम्पैक्ट, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा ग्रो कर गया, इंडिया पे कम इम्पैक्ट है इसलिए इंडिया पीछे रह गया। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, देयर इज़ मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल जिसमें थर्ड वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, यूरोप को छोड़कर अफ्रीका इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपका ये ब्राज़ील इन्वॉल्व है इस एरिया में, इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज़ है, चाइना भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ब्लॉट क्या कहते हैं, एक मल्टी सेंट्रिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में दिखता है जो यूरोपियंस ने डिस्टर्ब कर दिया था, और अल्टीमेटली ड्रेन ऑफ वेल्थ जो अभी हम बात कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर ले गए। तो इन चीज़ों की वजह से डेवलपमेंट ऑफ यूरोप है। इस सब थ्योरी को ही वो बाद में क्लब करते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप, राइट। तो ये कहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से जो गल्फ है ये बढ़ता जा रहा है। एक में क्या है, आप कह रहे हो कि एक बंदा ड्रेन ऑफ वेल्थ होता जा रहा है आपके यहाँ से, होता जा रहा है, दूसरे क्या अच्छी चीज़ है, अच्छा पैसा जाता जा रहा है, तो विद टाइम वो गल्फ बढ़ती जाएगी, खाई बढ़ती जाएगी। फिर वुमेन एंड एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज़ दूसरी थीम है, वुमेन और एनवायरनमेंट किस तरह से स्टडी करते हैं, राइट। तो ये जो थीम है ये कहते हैं वुमेन दुनिया भर में ऑपरेशन सहती हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, किसी भी तरह की कंट्रीज़ हो, आप ये मान के चलो वुमेन के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट जोग्राफर्स थी 1970s में, उन्होंने कहा हम जोग्राफी ऑफ वुमेन बनाएंगे। तो एलिसन हेफोर्ड ने, देखो ये जो पूरा लिखा है ना ट्रेडिशनल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसको पूरा इन शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ। देखो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, मान लो ये आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी है और ये आज की सोसाइटी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में घर है,
यहाँ घर में वुमेन बैठी है, राइट, शी इज इंपॉर्टेंट। उसके इर्द गिर्द ये हाउस होल्ड एक नोड की तरह काम करता है, हाउस होल्ड इज अ नोडल पॉइंट। इसके इर्द गिर्द सारी एक्टिविटी होंगी कि खेती यहीं होगी, राइट। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ क्या है, खेती यहीं होगी, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग यहीं होगी, एग्रीकल्चर के साथ जो और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं लाइक हर्डिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग, वो सब आसपास ही होंगी। और वुमेन इस नोड या इस हाउस होल्ड के सेंटर पे बैठी है, राइट। वुमेन इस सेंटर के नोड या हाउस होल्ड के सेंटर पे बैठी है, इस वजह से वुमेन के पास मेन एजेंसी, मेन रोल है। शी कैन इस्टेब्लिश द लिंकेजेस एंड शी कैन मैनिपुलेट द अर्थ सरफेस। वुमेन के हाथ में है सारी चीज़ें करना। और ऐसी सोसाइटीज़ में प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं। जैसे खेती हो रही तो हो सकता है घर से लोग चला रहे हो। दूसरे तरह की सोसाइटीज़ है, घर यहाँ पर है एंड यहाँ इंडस्ट्री बन गई, कैपिटलिस्ट एंड क्लास सोसाइटीज़, राइट। अब वुमेन को यहाँ लगातार आने जाने की फ्रीडम नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है चेंज करने की। चाहे किसी रीज़न से, मान लो अभी कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको मजदूरी बहुत हैवी लेवल पे करनी है, या फिर पढ़ने दिया नहीं वुमेन को, और कोई एजुकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री, कैसे काम करेंगे, राइट। अल्टीमेटली जो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर की जो एक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे जो वुमेन का प्राइवेट स्फेयर था वो मेल डोमिनेटेड पब्लिक स्फेयर में रिप्लेस कर दिया जाता है। वुमेन के 2-3 फंक्शन रह जाते हैं। पहला काम है बच्चे पैदा करो, रिप्रोडक्शन। दूसरा पर्सनल नीड्स जो हैं, घर में दवा दारू ख़त्म हो गई, खाना बनाना, ये सब चीज़ों के लिए। तीसरा घर पे रह के सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ये 3 फंक्शंस वुमेन के हो जाते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो एलिसन हैफोर्ड कहती हैं कि वुमेन अल्टीमेटली सेंट्रलिटी से पेरिफेरी पे आ गई एंड पिवोट ऑफ सोशल रिलेशन से नोवेयर, कहीं नहीं। आप समझ रहे हो ना, यहाँ बिल्कुल सेंटर में थी इस जगह पे। ऊपर अगर आप देखो यहाँ वुमेन बैठी हैं और यहाँ पूरी एक्टिविटी का सेंटर ये है एंड वुमेन यहाँ बैठी हैं। ये पूरी कहानी है, बस ये आप पढ़ लेना, इसको आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एनार्किक लर्निंग, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी स्टेट है उसको हटा के वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिप्लेस कर दो। इसमें सोशलिज्म या तो प्रिवेल कर सकता है, इंडिविजुअलिज्म प्रिवेल कर सकता है। जैसे अभी आप देखो बांग्लादेश में कोई भी बंदा पीएम की गद्दी संभाल रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, राइट। अब ऐसा होने लगा कि नोबेल प्राइज़ विनर कल से देश चलाने लगे तो फिर क्या होगा। तो ये वही एनार्किक लर्निंग है। इसमें सोवियत जोग्राफर्स दिखेंगे, पीटर क्रोपोटकिन एंड एलिसी रेक्लुस। ये एनार्किक कम्युनिज्म के अर्ली प्रोपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। रेडिकल्स ने इनकी राइटिंग्स के थ्रू अपनी जो थ्योरीज हैं वो उनके इर्द गिर्द बिल्ड की। क्रोपोटकिन क्या कहते हैं, पीटर क्रोपोटकिन कहते हैं बहुत लंबे टाइम तक जो ह्यूमन सोसाइटी है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन के इर्द गिर्द रही है। कैपिटलिज्म की वजह से कंपटीशन आ जाता है, तो वो कह रहे हैं कि आप ये करके तो देखो, हर बंदे को पीएम बना के तो देखो, दुनिया कॉपरेशन से चलेगी। हर बंदे को पुलिस इंस्पेक्टर बना के देखो, दुनिया से चोर खत्म हो जाएंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये अल्टीमेटली क्या कहते हैं, वी मस्ट रिटर्न टू सोसाइटीज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन। किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, किसी के पास कम पैसा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ये एनार्किक लर्निंग है। तो इसी से जन्म लेता है एनार्को रेडिकल व्यू। ये कहते हैं इंटीग्रेटेड लेबर होना चाहिए, ना कि डिवीज़न ऑफ लेबर एज द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत कीवर्ड है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड लेबर, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में इनकी ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आते हैं, मशीन आती है, ह्यूमन आता है, मनी आता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है कि मतलब कुछ लोग अमीरों का काम करेंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट का वर्क करेंगे, कुछ लोग जैसे ABCD जॉब है, ग्रुप A ग्रुप B C D, वो डिवीज़न ऑफ लेबर है। फिर जेंडर्ड डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, वुमेन ये काम करेंगी, मेल ये काम करेंगे, ट्रांसजेंडर को कोई रोल नहीं दिया गया। तो एनार्को रेडिकल क्या कहता है, आपको इंटीग्रेटेड लेबर, जो काम वुमेन कर सकती है वो मैन कर सकता है, जो काम आपका ग्रुप A ऑफिसर कर सकता है वो ग्रुप C और ग्रुप D ऑफिसर भी कर सकता है। ये बेसिकली ले दे के एनार्को रेडिकल व्यू है। ये कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली जो मशीन है, पैसा है, मनी, राइट, जो कुछ भी है वो लोगों के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, राइट। लोग अपना खुद का स्पेस खुद बनाएंगे।
और वर्क प्लेस और हाउस होल्ड बिल्कुल घर के आसपास आपका सब कुछ होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों की बात की। फिर जो रेसेस का स्पेशल सेग्रीगेशन ऑफ रेसेस, इस पे बात की। या फिर जो स्पेस से रिलेटेड स्पेशल जस्टिस, इसको अगर आप लिखना चाहो स्पेशल जस्टिस, ये एक टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या था, यूएसए में जो अभी अब आप कुछ दिन में ना वो थ्योरी ऑफ सिटीज़ पढ़ोगे, वहाँ आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर एरियाज़ में ब्लैक्स रहते हैं, तो उनको एक अलग जगह पे रख दिया गया। अल्टीमेटली ये मूवमेंट इसीलिए था, ये राइट टू द सिटी, हर एक पर्सन के लिए राइट टू द सिटी है। इक्विटेबल एक्सेस टू अर्बन स्पेस एंड रिसोर्सेज होना चाहिए, एंड प्राइवेटाइजेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस नहीं होना चाहिए। इंडिया में ये चीज़ कहाँ दिखती है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इन सब में दिखती है। एग्जाम्पल्स आप हर जगह से दे सकते हो, ठीक है। स्पेशल ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में, लोकेशन थ्योरीज में, वो कहते हैं उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी आती है, राइट। फिर ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने ऊपर पढ़ी, उन्होंने इसी थ्योरी को जो अभी हमने लास्ट ऊपर पढ़ी थी ना, मल्टी सेंट्रिक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, उसी को थोड़ा रिफाइन करके अपनी नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप। आप ये पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑफ रेडिकलिज्म पे आते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी प्रो कैपिटलिस्ट हैं, जो भी मार्क्सिज्म के क्रिटिसिज्म है, वही रेडिकलिज्म के क्रिटिसिज्म है। ये कहते हैं कि आप मार्क्सिज्म की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो, राइट। मैन इज़ रिड्यूस्ड टू पैसिव बेयरर ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, इसको हिस्टोरिकल मेटलिज्म कहते हैं। हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बेसिकली कोर थीम क्या है, हिस्ट्री डिटरमाइन करती है मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। स्टार्टिंग में जैसे आपका ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, उसके बाद स्लेव सोसाइटी पढ़ते हैं, फिर फ्यूडल सोसाइटी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ते हैं, कम्युनिस्टिक सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। तो ऑटोमेटिक होता है, हिस्ट्री डिटरमाइन करते हैं, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म एक चलता है। तो अल्टीमेटली आपने मैन को सेंटर में लाना चाहा था, लेकिन आपने ह्यूमन को ही ह्यूमन सोसाइटी से इविक्ट कर दिया, ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। वही दूसरी लाइन में अगर आप देखो, मैन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, मैन एक एक्टिव एजेंट है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से कुछ टाइम बाद फ्यूडल सोसाइटी अपने आप बन जाएगी, नहीं, मैन ही हिस्ट्री क्रिएट करता है, मैन ही हिस्टोरिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेडिकल्स ने टाइम को, हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि स्पेस को, राइट। दोनों अलग हैं ज्योग्राफी में। इनफैक्ट कांट क्या कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से सिर्फ एक एस्पेक्ट में अलग है, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में भी देखा, हिस्ट्री इज़ टाइम, ज्योग्राफी इज़ स्पेस। बाकी तो सब सेम ही है। अभी आप कहो मैप ऑफ दिल्ली कब का, मैं कहूँ 2025 का मैप क्या होगा, 2045 का मैप क्या होगा, 1947 का क्या मैप था दिल्ली का, 1847 का, 1857 का क्या मैप था, वो आप हिस्ट्री देख रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं ज्योग्राफी पढ़ने का। सेम वे में अगर आप ज्योग्राफी की बुक्स में, जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे माजिद हुसैन ने जो बुक्स लिखी है, मैप के नीचे लिखते हैं R.L. सिंह क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न, आफ्टर ब्रैकेट में लिखा होता है R.L. सिंह आफ्टर 1971, कुछ इस तरह से लिखा होगा। जो रेडिकल्स थे, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, रिफॉर्म नहीं करना था, चेंज करना था सोसाइटी। रिफॉर्म पे कोई मतलब नहीं, ख़त्म करो सब, स्टेट को ख़त्म करो, कैपिटलिस्ट को ख़त्म करो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म करो, सब ख़त्म करो, इनका मतलब वो है बस, राइट। रिफॉर्म कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताया। इनका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था वो भी डिस्टिंक्ट था। इन्होंने कहा एक नया सिस्टम लेके आओ, एनार्किज्म, जिसका कोई इस्टेब्लिश्ड मॉडल आज तक नहीं आ पाया। तो ये रेडिकल्स टॉपिक्स में तो हैं, लेकिन इन थ्योरी जब इनकी बात की गई तो ये कभी रेडिकल नहीं हो पाए, कोई अल्टरनेटिव मॉडल दे नहीं पाए, राइट, क्योंकि ज़्यादातर फील्ड वर्क ट्रेडिशन में उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, थ्योरेटिकल बेसिस वीक है, एंड थ्योरी ऑफ अनइवन रीजनल डेवलपमेंट को भी नहीं बना पाए। इवैल्यूएशन और क्रिटिसिज्म, अगर आपको कंक्लूजन आपको लिखना है तो इस वे में आप लिख सकते हो। इवैल्यूएशन में आपको ये बताओ कि जैसे USSR और ईस्टर्न यूरोप का फॉल हुआ तो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म की फाइनल विक्ट्री देखी गई। जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। इन गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, सोशलिज्म के बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी देखो आप, 1991 से पहले का इंडिया और आज का इंडिया कितना डिफरेंट है। दोनों पार्टीज़ हैं, 91 के रिफॉर्म्स दूसरी पार्टी ने किए थे, आज उसको कंटिन्यू दूसरी पार्टी कर रही है, बट अल्टीमेटली आप देखो सोशलिज्म का कैरेक्टर डाउन हुआ है विद टाइम। जैसे जैसे कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी बढ़ेंगी, सोशलिस्ट एलिमेंट्स वापस से
बढ़ेंगे। तो वही जो आजकल डिबेट चल रही है कि देश को ख़त्म कर देंगे ये वो डिबेट बेसिकली और कुछ नहीं है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की डिबेट है, राइट। तो ये इस तरह से आप इसका इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। कंक्लूज़न की अगर हम बात करें, आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। ज्योग्राफी कैन नीदर इवॉल्व थ्रू पॉजिटिविज्म नॉट थ्रू रेडिकलिज्म और बिहेवियरलिज्म। ये सब के लिए सेम कंक्लूजन है, 1, 2, 3 एंड 4 चारों अप्रोचेस के लिए। अमलगमेशन करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स का, तब जाके आप अल्टीमेटली जो भी पाना चाह रहे हो ज्योग्राफी से वो आपको मिल पाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो इसका एडवांस लेक्चर होगा उसमें हम कुछ इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स और डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बिहेवियरलिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुई होंगी। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।